दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये पिछली स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अभी 2 दिन पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस कहानी का टाइटल था द फ्रेंडशिप। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैं उस कहानी को पूरा कवर नहीं कर पाया था, तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए कि सर इसको आप पूरा कीजिए। तो दोस्तों, उसी कहानी को मैं आज पूरा करने जा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम इस कहानी को पूरा कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप पिछला जो वीडियो है आप एक बार जाके देख सकते हैं। मैं जो इसका पिछले पार्ट का जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके इसका जो पिछला पार्ट है आप वहां जाके इसको देख सकते हैं, ताकि आप इसको पूरी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने इसको यहाँ तक कवर किया था। अब मैं इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द स्नेक वेंट टू मूलदत्त and said, "Dear friend, I have eaten all the frogs whom you wanted me to eat." क्या अर्थ हुआ? द स्नेक वेंट टू द मूलदत्त एंड सेड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। सांप मूलदत्त के पास गया और कहा, डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, आई हैव ईटन ऑल द फ्रॉग्स। और दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, आई हैव ईटन ऑल द फ्रॉग्स, मैं सारे मेंढकों को खा चुका हूँ। होम यू वॉन्टेड मी टू ईट, जिन्हें तुम चाहते थे मैं खाऊँ। बट लेकिन, नाउ अब, आई वॉन्ट टू ईट मोर फ्रॉग्स, लेकिन अब मैं और मेंढकों को खाना चाहता हूँ। आगे देखिए, ऑल द फ्रॉग्स आई न्यू आर नाउ डेड। दोस्तों, ऑल द ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। नो मतलब जानना, पता होना, मालूम होना, सेकंड फॉर्म में न्यू। ऑल द फ्रॉग्स आई न्यू, क्या अर्थ हुआ कि मतलब कि जिन मेंढकों को मैं जानता था, मतलब जिस भी मेंढक को मैं जानता था, आर नाउ डेड, वो मर चुके हैं। फ्रॉम वेयर का मतलब है कहाँ से। शुड आई ब्रिंग यू मोर फ्रॉग्स। दोस्तों, शुड का प्रयोग जब हम करते हैं जब किसी वाक्य में सलाह को दर्शाते हैं और या तो किसी की भी सलाह लेते हैं, तो वहाँ पर शुड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो उसने आगे क्या कहा, फ्रॉम वेयर शुड आई ब्रिंग यू मोर फ्रॉग्स। फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, और दोस्तों ब्रिंग मतलब लाना। फ्रॉम वेयर शुड आई ब्रिंग यू मोर फ्रॉग्स, मैं आपके लिए और मेंढक कहाँ से लाऊं। सैड मूलदत्त ने कहा। डोंट से दिस, ऐसा मत कहो। लुक, देखो, हाउ मच आई डिड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कितना किया। मोर ओवर आई एम लिविंग इन योर वेल। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जिन वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में इज एम आर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या अर्थ हुआ? मोर ओवर, वैसे भी, आई एम लिविंग मतलब रहना, निवास करना किसी स्थान पर। वैसे भी, आई एम लिविंग इन योर वेल, मैं आपके कुएं में रह रहा हूँ। बी आ गुड होस्ट एंड ब्रिंग सम मोर फ्रॉग्स फॉर मी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है हिंदी में आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में कोई भी आदेश का पता चले, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट की हेल्प से वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों, HOST होस्ट का मतलब होता है मेज़बान। देखिए, आप में से शायद कुछ लोग इस शब्द को नहीं समझ पाएंगे। मेज़बान क्या होता है? मेहमान का मतलब जब कोई व्यक्ति
व्यक्ति किसी के घर जाता है तो वो मेहमान है, और जिस व्यक्ति के वो घर आ रहा है तो वो व्यक्ति बन जाता है मेज़बान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होस्ट। तो उसने क्या कहा, बी अ गुड होस्ट, एक अच्छे मेज़बान बनो, एंड ब्रिंग और लाओ सम मोर फ्रॉक्स फॉर मी, और मेरे लिए और मेंढक लाओ, सेड द स्नेक, सांप ने कहा। आगे देखिए, मूलदत्त रियलाइज्ड दैट हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना, किसी चीज़ का पता चलना। सेकंड फॉर्म में रियलाइज्ड, मूलदत्त रियलाइज्ड, मूलदत्त को एहसास हुआ, दैट कि हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। दोस्तों यहाँ मैं कुछ आपको अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ, समझ लीजिए काम की चीज़ है। देखिए इसमें एक ही पूरा वाक्य है, और इस एक वाक्य में जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है, और जो दूसरा वाक्य है वो सिंपल पास्ट का है, हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। तो दोस्तों रूल ये है कि जब हम इस तरह से कोई भी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, नरेशन करते हैं, तब रूल ये है कि यदि एक ही वाक्य में पहला वाक्य पास्ट का है और दूसरा भी पास्ट का है, तो जो पहला वाक्य है उसको तो दोस्तों पास्ट में ही ट्रांसलेट किया जाएगा, नरेट किया जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाक्य है उसको पास्ट में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। यदि वो सिंपल पास्ट का है तो उसे सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाएगा, और यदि वो पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट की जगह उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर नोट करें। तो देखिए जब अब मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा आप इसको समझ जाएंगे। मूलदत्त रियलाइज, मूलदत्त को एहसास हो गया दैट कि हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसका जीवन खतरे में है। और दोस्तों अब आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देखिए कि यदि मैं इस सेंटेंस को इसी ग्रामर के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करता हूँ तो इसकी हिंदी क्या होगी। अब मैं इसको एक बार वैसे ट्रांसलेट करता हूँ। मूलदत्त रियलाइज, मूलदत्त को एहसास हो गया दैट कि हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, कि उसका जीवन खतरे में था। तो दोस्तों सुनने में भी अटपटा लग रहा है क्योंकि नरेशन इस तरह से नहीं होती, तो इसको हम रूल के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करेंगे जैसा मैंने आपको बता दिया। पहला जो वाक्य है वो तो पास्ट में ही ट्रांसलेट होगा, लेकिन जो दूसरा वाक्य है वो प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो ये दूसरा वाक्य सिंपल पास्ट का है तो इसको सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि मूलदत्त को एहसास हुआ कि उसका जीवन खतरे में है। तो दोस्तों दूसरा जो वाक्य लिखा तो ये सिंपल पास्ट में है, लेकिन जब मैंने इसको ट्रांसलेट करा तो इसे मैंने सिंपल प्रेजेंट में करा। चलिए आगे देखिए। ही क्विकली थॉट ऑफ ए प्लान, थिंक मतलब सोचना और ये सेकंड फॉर्म है थॉट, ही और प्लान मतलब योजना। ही क्विकली थॉट ऑफ ए प्लान, उसने जल्दी से एक योजना सोची, योजना के बारे में सोचा। ही सेड टू द स्नेक, उसने सांप से कहा ओके फ्रेंड, ठीक है दोस्त, आई विल ब्रिंग यू मोर फ्रॉक्स। और दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्त, आई विल ब्रिंग यू मोर फ्रॉक्स, ब्रिंग मतलब लाना, मैं आपके लिए और मेंढक लाऊंगा। बट लेकिन एज जैसे कि देयर आर नो फ्रॉक्स लेफ्ट इन दिस वेल। दोस्तों लेफ़्ट का मतलब जो है लीव की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब छोड़ना, रवाना होना होता है। उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है, लेफ़्ट का मतलब होता है बचा हुआ, और यहाँ इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, आप इसे नोट कर लें। दोस्तों वैसे लेफ़्ट का मतलब बायां भी होता है, जैसे आपने सुना होगा जब हम कहीं जाते हैं तो हम इस तरह से मतलब कि जो नेविगेट करते हैं कि राइट मतलब दायां, लेफ़्ट मतलब बायां, तो इसका मतलब बायां भी होता है। और उसके अलावा लेफ़्ट को यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया जिसका मतलब है बचा हुआ। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, बट लेकिन एज क्योंकि देयर आर नो फ्रॉक्स लेफ्ट इन दिस वेल, लेकिन अब यहाँ कुएँ में कोई भी मेंढक नहीं बचा है। आई विल गो टू अनदर वेल, मैं दूसरे कुएँ में जाऊँगा। एंड बी फ्रेंड द फ्रॉक्स देयर। और दोस्तों आप इसे नोट कर लें, बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उसने क्या कहा, आई विल गो टू अनदर वेल, मैं दूसरे कुएँ में जाऊँगा। एंड बी फ्रेंड द फ्रॉक्स देयर, और वहाँ मेंढकों से दोस्ती करूँगा। देन फिर आई विल कॉल यू, फिर मैं आपको बुलाऊँगा। एंड यू कैन इंजॉय ईटिंग द फ्रॉक्स, और आप मेंढकों को खाने का जो आनंद है वो ले सकते हैं। टिल देन, तब तक, यू लिव हेयर, तब तक आप यहाँ रहो। कंफर्टेबली, आराम से रहो। चलिए आगे देखिए।
द स्नेक अग्रीड। दोस्तों अग्री का मतलब होता है सहमत होना और ये सेकंड फॉर्म है अग्रीड। द जो सांप था वो सहमत हो गया। मूलदत्त केम आउट ऑफ द वेल। कम आउट मतलब बाहर आना होता है और ये सेकंड फॉर्म है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। मूलदत्त केम आउट ऑफ द वेल का अर्थ हुआ कि मूलदत्त कुएं से बाहर आ गया। एंड थॉट और सोचा, आई वॉज टू फुलिश टू ट्रस्ट द स्नेक। मैं बहुत मूर्ख था, मैंने सांप पर विश्वास किया। आई नो मैं जानता हूँ। ही वॉज नाउ इंटेंडिंग, अब वो इरादा कर रहा था। इंटेंड का मतलब इरादा करना। आई नो मैं जानता हूँ दैट ही वॉज नाउ इंटेंडिंग, अब वो इरादा कर रहा था। टू डिवोर मी ऑल्सो, मुझे भी खाने का वो, मुझे भी। डिवोर का मतलब होता है दोस्तों जल्दी से कुछ खाना, भकोसना। तो उसने क्या कहा कि अब मैं जानता हूँ। ही वॉज नाउ इंटेंडिंग टू डिवोर मी ऑल्सो, अब वो मुझे भी खाने का इरादा कर रहा था। ओह, आई लॉस्ट ऑल माई फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स ऑल्सो। मैंने अपने सारे दोस्तों और शुभ चिंतकों को भी गंवा दिया, खो दिया। चलिए, और दोस्तों ये लूज़ की सेकंड फॉर्म है, इसे भी नोट कर लें। लूज़ मतलब खोना या फिर गंवाना। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो ज़रूर वो भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है? वंस बिटन ट्वाइस शाय। दोस्तों ये एक मुहावरा है। इसका मतलब हुआ कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के साथ अतीत में मतलब कि बीते हुए समय में कोई भी ऐसी घटना हो जाए तो व्यक्ति पहले से भी ज़्यादा सतर्क हो जाता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी, बल्कि आज की कहानी तो नहीं थी, पिछली ही कहानी का सेकंड पार्ट था। तो आज ये कहानी पूरी हो गई क्योंकि आप लोगों में के कई कमेंट आए कि सर आप इसको वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज मैंने समय निकाला। आमतौर पर दिन में दोस्तों वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, काम होते हैं तो वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन आप लोगों के कमेंट थे तो मैंने सोचा कि मुझे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि आप इसका वेट कर रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो दोस्तों यदि आपको आज का जो वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।